दोस्तों, आजकल मूड स्विंग्स ऑलमोस्ट हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कभी एकदम हाई एनर्जी सुपर एक्साइटेड और कभी अचानक से लो इरिटेटेड या एंग्शियस। पर क्या आप जानते हैं कि इस सब का असली रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं बल्कि आपके दिमाग के केमिकल के हाथ में है, और उसका नाम है डोपामीन। लेटेस्ट स्टडीज बताती हैं कि जब आप नेटफ्लिक्स बिंज करते हो, इंस्टा पर रील स्क्रॉल करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग में ऑर्डर प्लेस्ड का नोटिफिकेशन आता है, तभी दिमाग इंस्टेंट डोपामीन रिलीज करता है। लेकिन ओवरडोज में यही डोपामीन आपकी मोटिवेशन को किल कर सकता है, नींद को डिस्टर्ब कर सकता है और आपको एंग्शियस भी बना सकता है। और इसी फैसिनेटिंग साइंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आज बॉक्स एफएम स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रामावतार शर्मा जी, जिनका 40+ साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस और लाइफस्टाइल विजडम ये साबित करता है कि सही डाइट, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और रूटीन हैक्स से आप अपने डोपामीन को नेचुरली बैलेंस करके अपनी खुशी और फोकस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके मूड स्विंग्स, मोटिवेशन डिप्स और एनर्जी क्रैशेस का असली सीक्रेट क्या है, तो स्टे ट्यून्ड। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए द लाइफस्टाइल हीलर, द ब्रेन बॉडी बैलेंसर, डॉक्टर रामावतार शर्मा जी, ओनली ऑन बॉक्स एफएम। तो डॉक्टर रामावतार जी, अभी जैसा हमने सुना, डोपामीन अपने आप में एक अद्भुत चीज़ कही जा सकती है, और ख़ास तौर पर हम बात करें तो जो जेन जी है उसमें जिस तरह के चेंजेस हम देखते हैं, बहुत सारी बातें, और कई बार देखते हैं कि खुशी के पल हैं लेकिन फिर भी कुछ चेहरे मुरझाए से रहते हैं। सब कुछ है लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं कुछ खालीपन सा दिखता है, कुछ लगता है कि क्या कुछ कमी है। और फिर कई सारे लोग तो कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ केमिकल लोचा है। तो ये केमिकल लोचा जो है, ये डोपामीन और केमिकल लोचा किस तरह से देखते हैं, क्या संबंध है दोनों में? देखिए, अपने बॉडी के जैसे फंक्शनिंग को हम देखते हैं तो बॉडी फंक्शनिंग में हमारे जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो वो दो उसमें तरह के केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड, दो ग्रुप होते हैं। एक तो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर वो खबरें भेजते हैं, जो मैसेज है वो भेजते हैं। बीच में सिनेप्स होता है, एक गैप होता है, माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल गैप होता है, उसके थ्रू वो ट्रांसमिट करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर को जैसे आपको समझना है तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा। आप ये मानिए कि आपके पास एक फ़ोन आया कि भाई आपको इतने बजे यहाँ पहुँचना है, बस दैट्स ऑल। ये तो एक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है। ये प्रेसाइज होता है और ये बहुत छोटा सा होता है और टू द पॉइंट होता है। इसको तो कहते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। दूसरा होता है न्यूरो मॉड्यूलेशन। न्यूरो मॉड्यूलेशन का आप क्या समझोगे? जैसे अपने कोविड के टाइम आया था कि पहले तो आपके पास एक सूचना आई कि भाई देश में लॉकडाउन हो गया है, वो तो आपका न्यूरो ट्रांसमिशन हुआ। अब आगे फिर वो आपको बाहर नहीं निकलेंगे आप, पुलिस की पूरी व्यवस्था थी, आपको मास्क के बारे में कहा गया, आप पे वॉच रखा गया, बीमारी के बारे में आपको डिटेल बताया गया। यानी आपको उस सूचना जो मिली उसको मॉड्यूलेट किया गया है, उसको विस्तारित किया गया है उसके, और वो लंबे टाइम तक वो प्रोसेस चली। तो न्यूरो मॉड्यूलेशन क्या हुआ? जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, फिर वो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके सामने आपका क्या रेस्पॉन्स होगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उस पे, उस सब को कहते हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन। तो डोपामीन है वो बेसिकली एक न्यूरो मॉड्यूलेटर है। जो सूचना आपके पास आएगी उसके सामने आपके शरीर की, आपके मन की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसको कहते हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन। तो डोपामीन जो सबसे डोमिनेंट न्यूरो मॉड्यूलेटर है। तो ये आप समझ जाएंगे तो फिर आपको इसके महत्व का पता लगेगा। न्यूरो मॉड्यूलेटर आपने कहा, एक तरह से जो सूचनाएं आती हैं उसका आभास कराने का ये काम करता है। आभास और उसको परिवर्तन, मॉड्यूलेशन करता है उसके अंदर, उसमें उसका इम्पैक्ट क्या आता है, उससे आप कैसे टैकल करोगे, उससे आप क्या क्या इन्फेरेंस ड्रॉ करोगे। मुझे याद आ गई इससे गांव के बचपन की कुछ बातें, और बात भी ऐसी कि जब पोस्टमैन जो है वो लेकर आता था खत,
या कई तरह के जो है उसमें समाचार आते थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस दौर में जब लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, उस समय यदि किसी अंतर्देशी पत्र हुआ, कोई पोस्ट कार्ड हुआ, उसका एक कोना यदि कटा हुआ आता था तो लोग सोचते थे कि अच्छी खबर नहीं है, अच्छी खबर नहीं, मृत्यु का संदेश हाँ, मानते कुछ थे। इस तरह से हाँ, मानते थे। हाँ। तो ये जो डोपामीन है, ये भी एक तरीके से आपको जो सूचना आ रही है वो आपके लिए प्रसन्नता वाली सूचना है या आपको सतर्क रहने वाली सूचना है, इस प्रकार का आभास देता है। या पूरा फिर आप उसके अगेंस्ट आप क्या करोगे, आप कैसा एक्शन लोगे, वो सब के बारे में आपका जो ब्रेन जिस तरह से सोचता है ना, वो आपके डोपामीन के थ्रू होता है। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है ना, ये हमारे अंदर जो एक विशेष तरह का कंपाउंड है और इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत पड़ता है। इसके इम्पैक्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन श्रोताओं को हम बता दें कि मैं हूं आपके साथ आरजे विवेक और हम बात कर रहे हैं जयपुर के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर रामावतार शर्मा जी से। रामावतार जी, डोपामिन की बात करते हैं, कई फिल्मों में नाम सुना है, केमिकल लोचा हो गया, तो ये जो डोपामिन का स्तर जो है ये कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति किस प्रकार से बदल जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें आपको बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है और आज के टाइम में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। उसमें क्या होता है कि देखिए आप जैसे इसकी कमी हो जाए तो हमारे जो मसल्स, जैसे हम चलते हैं, हम हमारे हाथ पांव जिस तरह से चलते हैं, हमारी गर्दन जिस तरह से बैलेंस रहती है, ये सारा काम डोपामीन करता है। तो हमारे शरीर में यदि डोपामीन की कमी हो जाए ना, तो फिर क्या होगा कि हमारे मसल्स हैं वो रिदमिक काम नहीं करेंगे, उनके अंदर जो एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी मांसपेशियां काम करती हैं वो नहीं करेंगी, हमारे हाथ भी नहीं करेंगे। हमें जैसे चाय पीनी है तो ऐसे हिलने लग जाएगी, हम वो बिखर भी सकती है। हम चलेंगे तो छोटे छोटे कदमों से चलने लग जाएंगी, हमारी गर्दन इस तरह से हिलने लग जाएगी। इसको कहते हैं पार्किंसंस डिजीज, जैसे आपने नाम सुना होगा। तो वो आपके शरीर में यदि डोपामिन ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर आपको इस तरह के रोग हो जाते हैं। जो मसल्स की जो संतुलन है, मसल का सिकुड़ना, उनका रिलैक्स होना, उनमें पावर है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा काम डोपामीन करता है। ऐसे ही डोपामीन का लेवल डिस्टर्ब हो जाए तो कुछ मानसिक रोग भी उसमें ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। तो अभी तो हमने बात की यदि डोपामीन का लेवल कम होता है तो जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपके शरीर की लय और ताल बिगड़ जाती है, और हम कह सकते हैं कि सुर है ना ताल है और हाल बेहाल है। तो डोपामीन का लेवल जो है वो आपका एकदम बराबर बना रहना चाहिए। यदि गड़बड़ हो जाती है तो फिर उत्साह नहीं रहता, रिदम आपकी गड़बड़ हो जाती है, और चाय की प्याली यदि हिलने लगती है तो चाय की प्याली में तूफान भी आ सकता है दोस्तों। इसलिए इस लेवल को बना के रखना है। तो बात अभी तो हुई है कि ये लेवल कम हो जाता है तो क्या होता है। अब जानेंगे डॉक्टर साहब से कि यदि लेवल हाई हो जाता है तो क्या स्थिति बनती है। तो आप क्या ओवर एक्टिविटी में चले जाओगे। जो डोपामीन का लेवल यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसके जो ट्रांसमिशन ज़्यादा होने लग जाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप हाइपर एक्टिव हो जाओगे। जैसे ADHD करके एक बीमारी होती है, वो होती है, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां हैं, वो सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इसलिए डोपामीन का जो एक लेवल है वो हमारे शरीर में बना रहना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि डोपामीन हमारे शरीर में ही बनता है, ये बाहर से नहीं आता है खाने में तो एक टायरोसिन नाम का और भोजन का पदार्थ होता है, कंपाउंड होता है टायरोसिन को हमारी बॉडी है वो कन्वर्ट करती है डोपामीन के अंदर। तो ये कन्वर्जन होता है। अब टायरोसिन आपको कहाँ मिलेगा तो उसमें आप जैसे अखरोट है, फिश है, बीन्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो इन सब का पर्याप्त यदि आप उपयोग करते हो, प्लस क्या होता है कि अच्छी नींद, यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो क्या होता है कि ब्रेन को वो उतना समय नहीं मिलता कि वो पर्याप्त मात्रा के अंदर टायरोसिन को और डोपामीन में कन्वर्ट करे। इसलिए आप देखो जो अनिद्रा के रोगी होते हैं वो अक्सर आपको लगता है कि ये आदमी सही तरीके से चल नहीं रहा है। और इसके अलावा डोपामीन क्या करता है, आपकी थिंकिंग की गहराई को बढ़ाता है, आपके विचारों में परिपक्वता लाता है, डेप्थ ऑफ थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए जो लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं
अक्सर वो गुस्से में ज़्यादा रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, और अधिकतर मामलों में उनके निर्णय होते हैं वो दूसरों के लिए घातक रहते हैं। आपने बहुत जोरदार बात कही है, ये अनिद्रा वाली जो बात कही आपने, बात कही कि नींद ये पूरी होनी चाहिए। और दोस्तों, नींद के बारे में हम जानते हैं कि आदमी जब चैन से सोता है तो फिर उठता है तो जो सुकून होता है वो सुकून कुछ अलग ही लेवल का होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आज के दौर में तो हम देखते हैं एक प्रतिस्पर्धा सी दिखती है, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों की बात कर लें या बात कर लें राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की। हर कोई ये दिखाने में लगा रहता है कि ये तो सज्जन केवल 3 घंटे सोते हैं, ये केवल 4 घंटे सोते हैं और फिर इतना काम करते हैं। इस तरह की जो बातें आती हैं वो बात, और आप जो कह रहे हैं कि डोपामिन के लिए प्रॉपर नींद चाहिए या स्वस्थ शरीर के लिए 7 घंटे के आसपास की नींद तो चाहिए ही, तो ऐसे में ये जो विरोधाभास है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं एक कबीर का एक दोहा बताना चाहूँगा, मेरे को अचानक याद आ गया। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बरात। क्या बात। तो होता क्या है कि जो बातें बड़े लोगों के बारे में, मैं तो तथाकथित बड़े लोगों का कहूँगा क्योंकि मेरी नज़र में तो हर इंसान ही बड़ा है, तो कोई छोटा होता नहीं है इस धरती पे जी। तो उनके बारे में हाईलाइट की जाती है। अब हाईलाइट करने वाले तो होते क्या हैं कि वो तो सत्ता के पास रहना चाहते हैं, धन के पास रहना चाहते हैं, पद के पास रहना चाहते हैं, मान सम्मान वाले लोगों के पास रहना चाहते हैं, तो वो उनको हाईलाइट करते हैं, और हाईलाइट एक्सट्रीम में करते हैं। कोई कहे साहब ये 3 घंटे सोते हैं, कोई 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यदि आप कम सोते हो तो ये तो बायोलॉजी तो बदल नहीं सकती ना, फंडामेंटल बायोलॉजी का आधारभूत हम बदल नहीं सकते। और यदि आप कम सोते हो तो आपके शरीर के अंदर डोपामिन है, एसिटिलकोलिन है, आपका सेरोटोनिन है, ये सब कम बनेंगे, क्योंकि ये सब हमारे शरीर में ही बनते हैं, बाहर से बने हुए नहीं आते हैं, बाहर से इनका रॉ मटेरियल आता है, ये हमारे शरीर के अंदर बनते हैं। तो ये ज़्यादातर उस समय बनते हैं जब हम अच्छी गहरी नींद में होते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर एक बड़ी बड़ी वेव चलते हैं जिनको डेल्टा वेव्स कहते हैं, उस समय ये सब बनते हैं। तो यदि आप प्रॉपर तरीके से कम 7 घंटे दिन में नहीं सोओगे तो आपके अंदर ये नहीं बनेंगे, और इनके बिना आपका बिहेवियर अच्छा हो नहीं सकता। ये प्रैक्टिकली असंभव है कि आप 3 घंटे तक सो या 4 घंटे सो और आपके शरीर के अंदर सारे के सारे जो न्यूरो मॉड्यूलेटर्स एंड न्यूरो ट्रांसमीटर बन जाएं। ये संभव नहीं है, और इनका सप्लीमेंट होता नहीं है। तो इसलिए ये बातें उड़ाई जाती हैं। तो दोस्तों, सतर्क हो जाइए, कम सोने वाले लोग निश्चित रूप से खतरे की घंटी हो सकते हैं, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, क्योंकि आपके निर्णय जो हैं वो फिर वो प्रॉपर नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए पूरी नींद, जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है उतनी नींद बहुत ज़रूरी है। इसलिए इधर उधर की बातों में मत आइए, चादर तान के अच्छे से 7 घंटे की नींद तो सोइए, ऐसा कहना है डॉक्टर रामावतार जी का। लेकिन रामावतार जी, एक बात हम और भी देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि क्वालिटी वाली जो बात है वो बात है कि आप गहरी नींद, अच्छी नींद, आराम से सो रहे हैं तो 4 घंटे की नींद भी बहुत है। और यदि आपकी नींद गहरी नहीं है, बार बार में कभी सपने आ रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, बार बार में आँख खुल रही है, उस तरह से आप 8 घंटे सोते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्या आप बढ़िया क्वालिटी की कार 24 घंटे में बना सकते हैं? नहीं बना सकते, उसमें टाइम लगता है। ये सारी कार उसके बनाने की, आप क्वालिटी की बनानी है तो टाइम लगेगा जी। आप कोई शर्ट को 2 घंटे के अंदर क्वालिटी की शर्ट नहीं सिल सकते, ट्राउज़र नहीं सिल सकते, इतना मोटा काम आप नहीं कर सकते। और आप सोचते हो कि जो सिंथेसिस की प्रोसेस है आपकी गहरी नींद में, वो सिंथेसिस की प्रोसेस तो जो स्टेप है वो तो प्रॉपर होंगे ना, तो स्टेप्स पूरे नहीं होंगे। तो आपको यदि क्वालिटी की ज़िंदगी जीनी है जिसमें आपकी ज़िंदगी अच्छी हो और आप जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो वहाँ पर आपके संपर्क में आने वालों की ज़िंदगी अच्छी हो, प्लस आप यदि समाज या देश या धरती कहीं पर भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ आपके जो निर्णय होंगे वो यदि आपको सबसे बेहतर निर्णय लेने हैं तो आपको 7 घंटे सोना चाहिए।
7 घंटे सोना ही चाहिए और इससे कम जो है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम बात कर रहे थे डोपामीन की, और डोपामीन के बारे में हम चाहेंगे दर्शकों को एक बार ये जानकारी भी बहुत सरलता से आ जाए कि वास्तव में डोपामीन है क्या। ये क्या किसी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, या फिर ये शरीर के किसी अंग में कोई प्रतिक्रिया स्वरूप बनने वाला कोई केमिकल है? क्या है आखिर डोपामीन? नहीं, जैसे मैंने बताया ना, टायरोसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, उससे हमारे ब्रेन के अंदर इसकी सिंथेसिस होती है। और थोड़ा बहुत सिंथेसिस हमारी इंटेस्टाइन में भी होता है। हमारी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि इस टेक्निकल चीज़ों को हम छोड़ दें तो हमें, मेरी समझ में, वो चीज़ ज़्यादा डिस्कस करनी चाहिए कि आज के समाज में जो आपके शरीर के अंदर डोपामीन है वो कैसे तो रिलीज हो, कैसे उसको हम इतना ज़्यादा रिलीज नहीं करें कि हमारा उसका भंडार है वो भी ख़त्म हो जाए, हम इतना ज़्यादा उसको यूज़ कर लें, क्योंकि ये अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, ये स्पेसिफिक एक तरह का कंपाउंड है। तो ये इसकी ये नहीं है कि साहब सप्लाई होती रहेगी, और ये तो रेगुलर बनता रहता होगा यदि आप पौष्टिक भोजन करते हैं तो। यदि टायरोसिन कम पड़ गया, और इतना तो आप खाना खाते नहीं हो, हर एक खाने में इतना टायरोसिन होता भी नहीं है, तो लिमिटेड सप्लाई है हर चीज़ की। यहाँ अनलिमिटेड सप्लाई इस पृथ्वी पे किसी चीज़ की नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब जैसे मैं इस पे इम्पोर्टेंट चीज़ें कहता हूँ कि रिलीज कैसे होता है, भाई हमारे शरीर में कैसे एक्टिवेट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। उसके बाद ही समझ में आएगा कि प्रभाव कैसे होगा उसका। सुबह जब आप उठो तो आप अपनी चाय पीना, या आपको जो सेव बनाते हो, या आप अखबार पढ़ते हो, या कोई आप अपने कोई वीडियो वगैरह देखते हो, या कोई न्यूज़ वगैरह, या कोई कुछ भी करो आप, यदि आप सुबह सुबह कमरे से बाहर आप रहते हो, अपने मकान के बाहर रहते हो, जैसे आप छत पे चले गए, लॉबी में बैठ गए जी, आप बालकनी में बैठ गए, आप घर के गार्डन में बैठ गए, तो उस समय क्या होता है, जो सूरज का प्रकाश फैलता है जी, उस प्रकाश के अंदर इंफ्रारेड किरणें आती हैं सुबह सुबह। इंफ्रारेड की किरणें 24 घंटे आती हैं, इंफ्रारेड मतलब, लेकिन मॉर्निंग में आपको अपने आप को एक्टिव करना है तो वो इंफ्रारेड आपके शरीर में जब गिरती हैं तो उनकी खासियत क्या है कि वो डीपली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं, वो आपके शरीर के पूरे आर पार जाती हैं। ठीक है। जो आपने देखा वो कभी चोट लग जाए तो लाल बल्ब से सिकाई करते हैं, हाँ, उनको इंफ्रारेड कहते हैं। तो वो जब सन सी आपके शरीर पे गिरेंगी सुबह सुबह, तो वो आपकी कोशिका में, एक एक कोशिका में वो किरण जाएगी, और वहां जाके एक पावर हाउस होता है, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हर एक कोशिका में होता है। खाली एक कोशिका होती है शरीर की, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अच्छा, वो लाल रक्त कण होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह उसमें हीमोग्लोबिन आ जाता है, क्योंकि इसका काम एनर्जी बनाना नहीं है, ये तो खाली ये सामान ढोने वाली टैक्सी है, ऑक्सीजन एंड ब्लड को ढोने वाली टैक्सी है। ये मेनली काम ऑक्सीजन को वहन करना है, आरबीसी का काम। तो आरबीसी को छोड़ के सब में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया बाय द वे आपके पास, आपके शरीर में मदर से आती है, फादर से नहीं आती। तो आपको जो ऊर्जा आपके शरीर में है उसके लिए आपको माँ का धन्यवाद देना चाहिए, माँ ने आपको ऊर्जा दी है। एक इंटरेस्टिंग बाय द वे मैंने बता जोरदार बात आपने कह दी है। माँ का दर्जा जो है वो बहुत ऊपर क्यों है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी माँ से ही आती है। क्या बात है। तो अब क्या, वो माइटोकॉन्ड्रिया में फिर एक होता है अंतःकोशिकीय मेलाटोनिन नाम का एक कंपाउंड बनता है, हार्मोन बनता है। एक मेलाटोनिन हमारे ब्रेन में बनता है, वो तो सुलाने के काम आता है हमें। ये वाला मेलाटोनिन एनर्जी जनरेट करता है। उस एनर्जी जनरेट करने से हमारे शरीर में पूरी मेटाबॉलिक चेन एक्टिव होती है, और उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक डोपामीन, एक सेरोटोनिन, और एक आपका डोपामीन, कोर्टिसोल और सेरोटोनिन। तो डोपामीन आपको रिलीज करवाना है बॉडी में, तो सुबह आप बाहर रहिए। अच्छा। कम से कम 15 से 20 मिनट तो निश्चित रूप से आप अपने मकान के बाहर रहिए, चाहे बाहर घूमने जाइए, चाहे बाकी मैंने बताया ना और एक्टिविटी तो लगनी चाहिए शरीर। धूप जरूरी नहीं है। अच्छा, सूरज का प्रकाश चाहिए, केवल प्रकाश चाहिए। आप कपड़े के लिए तो विटामिन डी है। हाँ, कपड़े पहन कर भी जाएंगे कैसे जाओ, पर घर से बाहर निकलिए।
तो ये क्यों यहाँ मैं विटामिन डी की बात कर रहा हूँ, वो तो अल्ट्रावायलेट रेस से बनता है, यूवी रेस से। ये बनता है इंफ्रारेड रेस से। तो इंफ्रारेड रेस जो है ये जब तक सूर्य है दिख रहा है हमारे को, तब तक बनती है, सुबह से लेकर रात तक बनती है। और इंफ्रा जो यूवी रेज है विटामिन डी बनाने वाली, वो सूरज उगने के 3 घंटे बाद में आती है धरती पे, और 3 घंटे छुपने से पहले गायब हो जाती है। सूरज उगने के 3 घंटे बाद में आती है। बाद में आती है, माने 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 9 बजे से आएगी। 9 बजे आएगी वो, तो आपको विटामिन डी बनाना है तो 9 बजे बैठिए धूप में। अच्छा, और यदि 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है शाम को तो 3 बजे तक रहेगी। 3 बजे तक रहेगी। पर लोग कई बार ऐसा भी कहते हैं कि यूवी रेज से बचने के लिए ये क्रीम लगाइए, वो लगाइए, कैंसर हो जाता है। एक्स्ट्रा यूज, कैंसर नहीं होता है यूजुअली, वो एक बीच में भ्रम फैला था। जो खाली उनको रख लो जो बहुत ही गोरे लोग होते हैं, एक्सट्रीम वाइट, उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी नहीं, अपने इंडियंस में तो नहीं होता, अफ्रीकन्स में नहीं होता, स्किन कैंसर नहीं होता, और इतना बार रहते भी नहीं है। क्योंकि आपको विटामिन डी बनाने के लिए तो 15-20 मिनट का ही तो टाइम चाहिए। तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कई बार तो एक ये भी लोगों में भ्रांति रहती है, लोग कहते हैं कि विटामिन डी चाहिए तो सुबह सुबह उगते हुए सूरज की धूप में आप बिना कपड़ों के कम से कम कपड़े पहन, वो मिसकंसेप्शन है, वो गलत सूचना है, बिल्कुल ही गलत सूचना है। उसमें आपको सूर्य जो नमस्कार इसलिए करना चाहिए कि आपको इंफ्रारेड मिल जाती है, और वो उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी तो आप सप्लीमेंट भी ले लोगे, लेकिन इंफ्रारेड का सप्लीमेंट नहीं मिलने वाला है आपको, सेरोटोनिन डोपामिन का सप्लीमेंट नहीं मिलने वाला है, तो वो तो आपको अपने शरीर से ही लेना है। रोज कम से कम आधा 1 घंटा आपको जो है वो बाहर खुले में रहना ही चाहिए। 15 to 20 मिनट एक्टिवेशन के लिए बहुत है। 15 से 20 मिनट आप रहोगे तो काफ़ी होता है। तो एक तो ये बनता है। अब ये रिलीज कैसे होगा ब्रेन से? रिलीज होने में इसमें क्या होता है कि आपको एक्साइटमेंट चाहिए, एक्साइटिंग एक्टिविटी। तो आजकल क्या हो गया है हमारे, इसको बड़ा इम्पैक्ट हमारे पे शरीर पे पड़ रहा है इसका, कि आजकल सोशल मीडिया आ गया जी। तो सोशल मीडिया में क्या होता है कि अब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, आपको लाइक मिलती है। तो लाइक मिलते आपका सेरोटोनिन, आपका जो डोपामीन है ना, वो फौरन शूट करता है, क्योंकि डोपामीन एक्साइटमेंट को पसंद करता है। एक्साइटमेंट की वजह से वो रिलीज होता है, आपको बड़ाई मिलती है, आप उसको बार बार देखते रहते हो, हर क्लिक के साथ आप उधर बढ़ते हो। तो जब आप अपने घर पहुंचते हो तो आपको परिवार से संबंध बनाने की, परिवार से बातचीत करने की, परिवार के साथ हंसने की आपको वो कोई मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि आपका जो डोपामीन है वो तो आपने वहीं पहले अपना वेस्ट कर दिया सारा का सारा। सो ये आपके मिसयूज ऑफ डोपामीन रिलीज जो आप करवाते हो अपने ब्रेन से, तो उसका आपकी पर्सनल लाइफ पे ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। और घर के अंदर हमारे जो भी रिश्ते होते हैं वो डोपामीन रिलीज पे ही निर्भर करते हैं, क्योंकि रिश्ते के अंदर जो गहराई आती है वो डोपामीन की वजह से आती है। आप में इमोशनल जो अटैचमेंट आता है, आप घर में इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हो, वो सब मैंने कहा ना, डोपामीन डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोशल मीडिया पे एग्जॉस्ट कर देते हो, और इसलिए आप देखोगे जो बहुत फेमस व्यक्ति होते हैं उनका पारिवारिक जीवन ज़्यादातर मामलों में अच्छा नहीं होता है। उनके संतान के साथ उनके रिश्ते, या उनके संतान की ग्रोथ देखो, पति पत्नी के उनके रिश्ते, वो सब आपको कहीं ना कहीं 100% तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी के अंदर गड़बड़ मिलेंगे, क्योंकि उनके डोपामीन का जो सेटिस्फैक्शन है वो उनको बार पूरा हो जाता है। और डोपामीन रिलीज एक एडिक्शन है, आपको बहुत अच्छा लगता है। डोपामीन आपको सेंस ऑफ वेल बीइंग, आपको बड़ी खुशी प्रदान करता है। तो इसलिए यदि आपने बाहर वो सारी संतुष्टि प्राप्त कर ली, तो फिर आपको घर में आपसे कोई मोटिवेशन आपका कम हो जाता है। तो इसलिए आपको इस बारे में बहुत गार्डेड रहना है कि मेरा डोपामीन मेरे घर के बाहर एक कंट्रोल्ड वे के अंदर रिलीज हो, यानी मैं अपनी सोशल एक्टिविटी एक लिमिट तक ही रखूं। जैसे आपने कहा एक टाइम जोन होना चाहिए, जैसे आपके खाने का टाइम है सुबह शाम, आपके चाय पीने का एक समय होता है, आपके सोने का समय है, पढ़ने का समय है, उसी टाइम आप अपने उसी टाइम जोन के अंदर एक टाइम डिसाइड करो कि मुझे सोशली सिर्फ रोज़ाना इतने टाइम में ही एक्टिव रहना है, उसके अलावा मैं इससे बाहर हो जाऊंगा। तब तो आपका ठीक है, बैलेंस बन जाएगा। और यदि आप ओवर इंटेलिजेंस में करते हो तो आपकी लाइफ में दूसरी तरह के काफ़ी डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राम अवतार
हमारे साथ में हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, और मैं हूं आपके साथ आरजे विवेक। बड़ी बात अभी सामने आ गई है। यदि घर में हो रही है कलह, यदि गृहस्थी ठीक से नहीं चल रही है, तो कोई तंत्र मंत्र वाली बात नहीं है, बात है सीधे सीधे डोपामीन की। ये डोपामीन जो है ये बड़ी तगड़ी चीज़ है, और डॉक्टर रामावतार शर्मा लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं किस तरीके से आप इसका उपयोग करें और इसका दुरुपयोग करने से बचिए। यदि जीवन को रखना है खुशहाल तो डोपामीन का रखिए ख्याल। और डॉक्टर साहब, अब जानना आपसे ये चाहेंगे कि यदि कमी किसी व्यक्ति में दिखती है, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनकी आयु तो मान लीजिए 24-25 साल की आयु है, जो उत्साह और उमंग दिखनी चाहिए, लेकिन बुझे बुझे से चेहरे, दबे दबे से भाव, और एक कोने में सिमटे हुए से जो युवा हैं, आखिर उनको कैसे फिर से मुख्य धारा में लाया जाए? कई बार तो लगता है कि जैसे डिप्रेशन में हूँ, तो वो क्या सब डोपामीन की कमी के कारण है, और यदि है तो फिर उसको कैसे ठीक करें? देखिए, मैंने कहा ना, कारण तो होता है, लेकिन मेरे को जो मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से लगा, मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, जैसे सूरज में लोग जाते नहीं सुबह शाम, सारे घर में रहते हैं, घर से गाड़ी में बैठे, गाड़ी से ऑफिस में चले गए, ऑफिस से घर। तो एक तो सन का एक्सपोजर हमारे यहाँ बहुत कम हो गया है, और हमें कभी भी इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो सन की वजह से है, सूर्य की वजह से है। दूसरा, हमारे क्या ट्रेजेडी हुई है कि हमारा जो खाना है ना, वो ज़्यादातर शुगर के ऊपर बेस हो गया। तो वो शुगर बेस होने से क्या हुआ है कि हमारे खाने के अंदर जहाँ टायरोसिन आना चाहिए, वो टायरोसिन हमारे कम आ रहा है। जैसे लोग मिल्क को यूज कम करते हैं, मिल्क इज ए गुड सोर्स, कर्ड इज ए गुड सोर्स। और दूसरा, इनमें दोनों में मिलावट का मामला बहुत गड़बड़ है। और हमारे जैसे हम अखरोट खाते हैं, हम बादाम खाते हैं, अब उनकी क्वालिटी को कौन मेंटेन करे? आपके खाने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग कम हो गया है, और आपके पास जो आती हैं ना, वो बहुत दिन बाद में पहुंचती हैं। किसान आज काटता है और आपके पास 3 या 4 दिन बाद में पहुंचती हैं, और इस बीच में जहाँ जिस दुकान पे वो पड़ी रहती हैं, आप देखिए लगातार उस पर पानी छिड़का जा रहा होता है, तो पानी से उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो आपको सारे कंटेंट प्रॉपर नहीं मिलता। जैसे वेजिटेबल है, इधर कटी और उसी दिन पकनी चाहिए, वो आपके पास 4 दिन बाद में आती है। तो इसलिए जो रॉ मटेरियल होता है हमारे, जो इन हार्मोन्स को, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड न्यूरोमोड्यूलेटर्स को सिंथेसाइज करने का हमारी बॉडी में, तो रॉ मटेरियल कम होता जा रहा है। इसके अलावा ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो रही है, केमिकल एक्स्ट्रा यूज होते हैं, और ऑर्गेनिक कंटेंट हम कम यूज़ कर रहे हैं, जबकि वहाँ तो सब एक्चुअल में ज़मीन फर्टाइल क्यों होती है? लोग कहते हैं गोबर से ज़मीन फर्टाइल होती, क्यों होती है? इस पे गौर देखो तो गोबर या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें माइक्रोब्स बहुत होते हैं, तो ज़मीन को फर्टिलिटी माइक्रोब्स देते हैं, माइक्रोब्स सब चीज़ों को सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा जो डोपामीन की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है, वो है मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अच्छा, आप बचपन में बच्चे के जुकाम में एंटीबायोटिक दे रहे हो, और थोड़ा बड़े होते ही आदमी, एग्जाम है तो वो एंटीबायोटिक खा रहा है तो उसके जुकाम वायरल इन्फेक्शन। तो वो क्या करता है कि आपकी गट में, आपके पेट में जितने भी माइक्रोब्स हैं, वो एंटीबायोटिक उनको मारती रहती है लगातार। इसलिए आजकल, और उससे क्या, मरने से जो सिंथेसिस वहाँ होती है, प्लस टायरोसिन वहाँ जो फ्री होके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो वो सारा का सारा आपका चेन रिएक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एक्चुअल में 100 में से 2 लोगों को एंटीबायोटिक चाहिए, लेकिन अब हाँ 100 लोग बीमार हैं, 2 को ही चाहिए, 2 को एंटीबायोटिक चाहिए। आप बिल्कुल ईमानदारी से, यदि बिल्कुल साइंटिफिक लाइन से जाओ तो 100 में से 98 ले रहे हैं। 98 ले रहे हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में जहाँ इतनी अवेयरनेस है, वहाँ पर 10 में से 7 प्रेस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक होती है, जबकि ज़बरदस्त वहाँ अगेंस्ट एंटीबायोटिक एक आंदोलन चल रहा है। तो वो गट बैक्टीरिया को मारती रहती है, तो आपके बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं होते, उनमें से एक है डोपामीन। तो डोपामीन कम रहने से आपके बच्चे हैं वो एग्रेसिव रहेंगे, उद्दंड रहेंगे, डिसओबीडियंस, आपकी बात नहीं मानेंगे, हैं वो चिड़चिड़े रहेंगे, वो अपने आप में, उनकी सोशल लाइफ नहीं होगी, क्योंकि डोपामीन नहीं है तो सोशल लाइफ आपकी अच्छी नहीं होगी। और इसके अलावा एक चीज़ और है, आज के समय में जो बड़ी कॉमन है, जिस पे समाज में एक बड़ा पर्दा डाल रखा है, कोई बात नहीं करता है, वो पुरुष और नारी का संबंध। पुरुष और नारी के संबंध का जो आधार है वो डोपामीन रिलीज है। अच्छा, मतलब प्रकृति ने इंसान को ऐसे जीव दिया है कि लगातार जहाँ
डोपामीन रिलीज होता है। इसलिए आदमी में नारी और पुरुष का जो आकर्षण है वो आप समझिए कि कोई 3-4 साल की उम्र से शुरू होता है और 90 साल की उम्र तक बना रहता है। पशुओं में ऐसा नहीं होता है, जानवरों में, चिड़िया, मोर वगैरह में नहीं होता है। उनका खाली एक सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन, उसके आसपास ही उनका मैटिंग का जो सीजन होता है उसी में अट्रैक्शन होता है। यहाँ थ्रू आउट, क्योंकि हम एक अलग स्तर के जीव हैं, सबसे अलग जीव हैं, और हम इस पृथ्वी के क्रिएटर हैं जी। क्रिएटर उस तरह से नहीं है, मतलब आपने पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें क्रिएट की हैं, तो वी आर बेसिकली क्रिएटर, हम इनोवेटर हैं। तो हमें बहुत कुछ प्रकृति ने दिया है, तो जीवन जीने के लिए हम उद्दंड नहीं हो जाएं, हम गुस्से में सब कुछ तहस नहस नहीं करते। तो हमें उन्होंने परिवार दिया है, हमें नारी और पुरुष का आकर्षण दिया है, वो आकर्षण डोपामीन की वजह से है। तो अब जब यंग बच्चों में डोपामीन की डेफिशिएंसी होगी तो नेचुरल है, आपने नोट किया होगा डिवोर्स रेट कितनी हाई होगी, बहुत बढ़ गई है। आपने देखा कि बच्चे शादियां नहीं करना चाहते क्योंकि वो डोपामीन कम है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके कोई मतलब जो अट्रैक्शन होता है वो चीज़ गायब हो गई उनके अंदर। और वो बात करेंगे तो अब देखिए आप फिल्मी गाने देख लो, चाहे जनरल गाने देखो, वो अजीबो तरह के खुद के ऊपर सेंटर गाने, व्यक्ति पे सेंट्रिक। अब साहित्य के अंदर देख लो, आप सौंदर्य रस गायब हो गया गानों के अंदर। कहाँ गायब हो गया? क्योंकि लिखने वालों में डोपामीन कम हो गया, क्योंकि उसका ओवर यूज हो गया। मैंने कहा नहीं कि आप सुबह उठते हो, आप फेसबुक देखते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो, आप यूट्यूब देखते हो, और पता नहीं और कितनी चीज़ें देखते हो, तो फौरन आपको ये क्लिक आया, इसने यस किया, इसने नो किया, तो यू आर सो मच ऑक्यूपाइड। उस डोपामिन को तो वहीं वो सारा एग्जॉस्ट हो जाता है आप में, आपके दोपहर तक आप में बचता ही नहीं है। तो आप में एक तो रीजनिंग खत्म हो जाती है, आप में जो रिलेशनशिप्स का बॉन्डेज होता है ना, वो डोपामिन और एक ऑक्सीटोसिन और होता है, ऑक्सीटोसिन, इन दोनों ये मिलाकर के हमारे रिलेशनशिप्स में बॉन्डेज देते हैं, उनकी डेप्थ लाते हैं, उनकी पकड़ मजबूत करते हैं। ये दोनों की जब कमी होगी तो फिर हमारे रिलेशन है वो सुपरफिशियल होंगे। इसलिए अब याराना खत्म हो गया, दोस्तियों के अंदर बहुत कम रह गया है, खाली जान पहचान रह गई है। तो ये हमारे सब ये केमिकल लोचा ही है, इस तरह से देखें लाइफ के अंदर। और इन केमिकल्स का हमें बड़ा प्रिसाइज यूज करना चाहिए। जैसे आप अपने धन का उपयोग करते हो सोच समझ के, ठीक वैसे ही आपको इन केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए। बहुत काम की बात कही डॉक्टर रामावतार शर्मा ने। डोपामीन का बहुत सोच समझ कर कीजिए उपयोग। और इस चर्चा में खास बात ये भी निकल कर आई कि यदि इस धरती पर जीवन है तो उसका आधार सूर्य है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह निकल जाते हैं 6 बजे 7 बजे गाड़ी में बैठ के, और फिर दिन भर ऑफिस में, और पता नहीं लगता कितने वर्ष बीत गए सूर्यास्त देखे हुए, कितने वर्ष बीत गए सूर्योदय देखे हुए। यदि काम की इस तरह की परेशानियां हैं तो छुट्टियां भी तो आती होंगी, उनमें कुछ उपयोग कीजिए। सूरज की रोशनी आपके लिए, हमारे लिए, इस सृष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ज़रूरी है अच्छा भोजन। जिन हरी पत्तेदार सब्जियों की बात अभी कर रहे थे डॉक्टर रामावतार शर्मा, निश्चित रूप से एक दौर में हर एक घर में कुछ न कुछ छोटी मोटी 2-4 सब्जियां तो उगाई जाती थी। आज फिर से मुझे लगता है आवश्यकता उसी बात की है। थोड़ा सा किसान तो आप और हम भी बन ही सकते हैं, कुछ छोटी मोटी, कुछ और भी कुछ नहीं तो धनिए की पत्तियां तो अपने घर पे हम भी उगा ही सकते हैं। और उनकी खुशबू देखिएगा, और जब उनका अंकुरण होता है तो फिर छोटे बच्चों को लेकर बैठिए उनके पास, एक अलग लेवल का आपको आनंद मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये तो विषय तो डॉक्टर रामावतार शर्मा जी का है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अंकुरित होते हुए पौधे जब आप देखेंगे तो आपका डोपामाइन वहाँ से भी आपको जो है वो बहुत आनंदित करने वाला है। खैर, इस चर्चा में रामावतार जी आपने कहा एंटीबायोटिक एक बड़ी चीज़ है जो डोपामाइन को भी प्रभावित कर रही है, गट बैक्टीरिया को ख़त्म कर रही है। लेकिन लोगों में अंधाधुंध इसका उपयोग करने की जो बात आ रही है, चाहे छोटी सी जुकाम बुखार की बात हो, चाहे खांसी की बात हो, हर कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो इसका विकल्प, या फिर क्या कहिए कि इसका जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके प्रति जन जागरण की आवश्यकता। और डोपामाइन के साथ में यदि मान लीजिए अभी तक लोगों ने पता नहीं था तो बहुत एंटीबायोटिक ले रहे होंगे, जो नुकसान कर चुके हैं उसकी रिकवरी कैसे हो सकती है? ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं कि वो अब यदि खाना शुरू करें तो जो पहले नुकसान हो गया है एंटीबायोटिक्स के कारण उसको ठीक कर सकें? देखिए, उसमें मैंने 2-3 तो आपको बताई ये चीज़ें। इसके अलावा जैसे आप आटा तो खाते हो, गेहूं का, बाजरे का, सब। आप कभी कभी होल ग्रेन भी खाइए।
मतलब हमें पूरे अनाज को कुक करके जैसे खाते हैं ना आप, गेहूं को भी है, बाजरा भी है, आपके मक्का है, जौ है, ज्वार है, जो उबाल कर खाते थे उबाल के खाते पहले। हाँ। घर परिवारों में, गाँव में खासतौर पर शुभ प्रसंगों पर मुझे याद आता है गेहूं को उबाल के और थोड़े से चावल, चावल नहीं वो चना उबाल के, घूघरी उसको बोला करते थे। वो सब इस तरह का अनाज है ना। होल ग्रेन आप हफ्ते में 2 बार जरूर खाइए। इन दे आर टायरोसिन रिच। जो ही उसको आटे में आप कन्वर्ट करते हो ना तो वो टायरोसिन खत्म हो जाता है। तो आप होल ग्रेन हफ्ते में 2 बार जरूर खाइए। तो यदि आप 2 बार होल ग्रेन खाते हैं तो आप में टायरोसिन आएगा, टायरोसिन आएगा तो डोपामिन। देखिए तरीके तो बहुत हैं, ज्ञान बहुत है जी, उसका उपयोग कैसे करें। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की। खिज्र मीन्स ज्ञानी पुरुष। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, है सब तस्लीम, सब संभाल के रखा हुआ है सब तस्लीम, लेकिन आदमी फिर भी भटकता है। क्या बात है, वाह, बहुत ही गजब बात इन्होंने कह दी है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि बॉक्स एफएम के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचती रहे और आपका जीवन खुशहाल बने, आपका जीवन आनंददायक बने, आपके जीवन में डोपामाइन पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहे, कोई कमी नहीं आए। और इस सारी चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ में हैं जयपुर के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर रामावतार शर्मा और मैं हूं आपका दोस्त आरजे विवेक। तो आगे बात को बढ़ाते हुए अब चर्चा ये करेंगे कि आजकल जो चर्चा हो रही है जेन जी की, और ख़ासतौर पर भारत के पड़ोसी देशों की जब हम बात करते हैं, आसपास के देशों में बांग्लादेश की बात हो जाए या बात हो जाए नेपाल की, और कई लोग हिंदुस्तान में भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये जो युवा है, जेन जी है, बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहे हैं और बड़ी बड़ी क्रांतियाँ तक कर देते हैं। उसमें भी डोपामिन का कोई रोल है? नहीं, डोपामिन का तो वो नहीं है, उसमें कोर्टिसोल का रोल है। वो तो खैर नहीं, मैं उसमें पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ केवल कि जिन लोगों को अपना करियर बनाना है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और बिना कोई परवाह किए एक के पीछे लाखों लोग जा रहे हैं। वो तो देखिए, जब तक जो मनुष्य है ना वो धरती का सबसे अशांत जीव है। और मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं साहब जो युवा हैं वो बोर हो गए हैं इसलिए वो हिंसा फैलाते हैं। मैं तो बोरियत को वरदान मानता हूँ। बोरियत को वरदान मानते हैं? मैं बोरियत को वरदान मानता हूँ। देखिए, आप लिखे कागज पे कुछ नहीं लिख सकते। आपको कुछ लिखना है तो कागज खाली चाहिए, कोरा कागज चाहिए, कोरा चाहिए। तो अब होता है क्या, जब आप बोरियत होते हैं तो आप उस समय माइंडफुलनेस डेवलप कीजिए, उस पे आप मनोयोग को केंद्रित कीजिए अपनी बोरियत पे। और मैं आपको सही कहता हूँ कि आप विचार शून्य हो जाइए, इतने बोर हो जाइए कि विचार शून्य हो जाएं, तो अचानक आपसे कोई विचार अंदर से निकलेगा, वो नव विचार होगा। देखिए, दुनिया में जितने भी मोजार्ट वगैरह संगीतकार थे वो सब बोर हुए लोग थे। न्यूटन बिल्कुल बोर हो गया था, पेड़ के नीचे बैठा था। सेब गिरा तो उसने कहा सेब नीचे क्यों गिरा, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। और देखिए गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटेशन की थ्योरी वहाँ से आई। आप नए म्यूजिक को, संगीत है, गीत है, आप जितने भी दार्शनिक को देखिए वो ज़्यादातर आप लोग ये कहेंगे बोरियत वाला आदमी, इसके पास बैठ नहीं सकते। तो ये सारे जो क्रांतिकारी विचार आते हैं ना, ये बोर्डम से ही आते हैं। अब क्या है कि हमें ट्रेनिंग ये दी गई है कि तुम हर समय क्रियाशील रहो। तो क्रियाशील होने से प्रॉब्लम क्या होती है कि आप छोटे बच्चे को, आप 3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हो। बच्चे को, छोटे बच्चे को मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताता हूँ कि ये जैन जी इसमें अनरेस्ट क्यों रहते हैं लोग इतने। अब होता क्या है कि बच्चे को 4 साल, 5 साल, 6 साल तक के बच्चे को दिन में कम से कम 16 आवर्स सोना चाहिए। सोने से ही आपका ब्रेन डेवलप होता है। आप बच्चों की, किस आदमी ने ये सलाह दी है धरती पे, वो बड़ी कोई दुष्ट आत्मा ही रहा होगा जिसने बच्चों की स्कूल सुबह लगाई 10 बजे से पहले। ये मेरी समझ में मानसिक एक तरह का अपराध है कि आप बच्चों की स्कूल सुबह 6 बजे या 7 बजे शुरू करते हो, क्योंकि आपका ब्रेन तो उस समय बन रहा होता है। बच्चे 5:30 बजे उठ जाते हैं, तो ब्रेन तो बन रहा होता है। आपका ब्रेन जो उसी स्टेज में बनेगा, तो इट मीन्स आपका ब्रेन फुल्ली डेवलप हुआ ही नहीं। तो बच्चों का ब्रेन सुबह सबसे ज़्यादा बनता है।
रात को आप समझे जैसे ग्रोइंग ब्रेन होता है वो रात को करीब मिडनाइट के बाद से लेके सुबह करीब 5-6 बजे तक वो बनता है। तो छोटे बच्चों को सुबह 7 बजे से पहले तो उठाना ही नहीं चाहिए। वो बच्चे जो हैं कम से कम 15-16 घंटे तक सोने चाहिए। ये कितनी एज तक के बच्चों के लिए कह रहे हैं ये आप बच्चे मतलब 5 ईयर प्लस तक, 5 साल तक के बच्चों को तो निश्चित। तो 5 साल तक के बच्चों की तो कोई स्कूल जाने की कोई लॉजिक नहीं है। और 5 साल से बड़े बच्चों की स्कूल भी 10 बजे शुरू होनी चाहिए। ये बात आज बुरी लग सकती है, लेकिन ये अगले 15-20 साल में इस गलती को हम महसूस करेंगे कि बच्चों की सुबह बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए वो, और वो कोई 10-11 बजे के आसपास उनका मेटाबॉलिक स्टेट है वो नॉर्मल होती है उनकी बॉडी। उसके बाद में उनको लर्निंग होनी चाहिए। 10 बजे तक कोई लर्निंग नहीं होनी चाहिए बच्चों की। तो ये ऐसा यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं ब्रेन के अंदर, हमारे हार्मोन्स हैं, वो सारे डिसऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे राष्ट्रीय स्तर पर विचार होना चाहिए। एक नया सवाल डॉक्टर रामावतार शर्मा ने इस देश के मनीषियों के सामने उठा दिया है। सवाल है छोटे बच्चों की स्कूल। आप देखते होंगे अपने आसपास में, गली मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में सुबह सुबह 6:30 बजे बसें आने लग जाती हैं। बच्चे 5 बजे 5:30 बजे उठ के और भारी सा बस्ता पीठ पर लादे हुए और बड़े चेहरे को यूँ बना के और मजबूरी में जाना पड़ता है। पीछे से पेरेंट्स की डांट भी होती है, समय पर स्कूल पहुंचने का एक दबाव भी होता है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कह रहा है कि आप बच्चों को मस्त रहने दीजिए। 5 वर्ष तक के बच्चों को तो पहले स्कूल में भेजा भी नहीं जाता था। हम देखते थे कि 5 साल का बच्चा होता था तब जाके पहली कक्षा में उसका एडमिशन होता था। अब बहुत सारी चीज़ें आ गई, LKG आ गई, UKG आ गई, नर्सरी आ गई, प्ले ग्रुप आ गया, पता नहीं क्या क्या। नहीं, वो 5 में विवेक जी आप देखिए वो उनको 10 बजे स्कूल लगती थी। हाँ, वो स्कूल भी 10 बजे लगती हाँ, थी 10 बजे और बच्चे बड़े आराम से जाते थे। लेकिन फिर भी मेरे को वो भी दौर याद है कि क्लास में कई बच्चे ऐसे भी होते थे जिनका चौपाया बना के उनको घर से स्कूल लाया जाता था। लाया जाता था। उस दौर में बच्चे ऐसा रोते थे, चिल्लाते थे। 2 बच्चे जो है, एक बच्चा उसके दोनों पैर पकड़ता था, एक हाथ पकड़ता था। एकदम जीवंत दृश्य मेरे सामने आ रहा है। खैर वो अलग चीज़ थी। लेकिन बच्चों का मानसिक विकास आपको करना है तो उनको पर्याप्त नींद उनकी पूरी होने दीजिए। और आज के इस दौर में ये एक बड़ी खतरे की घंटी बजी हुई है, क्योंकि देर रात तक जिस तरीके से टीवी चलते हैं, मोबाइल चलते हैं, बच्चे लेट नाइट सोते हैं और फिर सुबह यदि जल्दी उठ रहे हैं तो उनके दिमाग का विकास उस तरीके से नहीं हो पाएगा। फैमिली बॉन्डिंग नहीं होगी। जो बॉन्डिंग है आप जिसकी आप उम्मीद करते हो वो बॉन्डिंग नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है व्यक्ति की, देखो पेरेंट्स भी बिजी, वो भी अपना जो डोपामिन जो सर्ज है वो कहीं बाहर से प्राप्त कर रहे हैं। पहले क्या होता था भाई, आप एक घर में एक आदमी आता था तो उसकी वाइफ कहती थी आप बड़े हैंडसम लग रहे हो आज। तो आदमी बीबी के ऊपर गीत लिखता था, अपनी वाइफ के ऊपर वो गीत गाता था। तो एक आपको जो डोपामिन सर्ज आपकी बॉडी में आपके परिवार में मिलता था, अब वो तो सर्ज आप सोशल मीडिया से ले लेते हो। सोशल मीडिया पे हो जाता सारा, ठीक है ना। और चाहे रोमांटिक हो चाहे एप्रिसिएशन का हो, जैसे मान लो कोई बड़ा पॉलिटिशियन है या बड़ा कोई सीनियर ऑफिसर है या कोई सोशल जो पर्सनैलिटी है तो वो वहीं ले लेते हैं। इसलिए आपने देखा कि इनमें सडन डेथ बहुत होती है, सुसाइड की रेट बहुत हाई है और बच्चों के अंदर सुसाइड की रेट बहुत हाई है, एग्रेशन बहुत है, घर से बच्चे बहुत बार भाग रहे हैं। और बड़े लोगों में भी आप क्राइम की रेट देखो, घरों के अंदर क्राइम कितना होने लग गया है। तो इन सब के पीछे जो खेल है वो तो हार्मोन्स का है, क्योंकि वो आप में सोचने की गहराई है वो कम होती जा रही है। तो एक तो आपका न्यूट्रिशन खराब है। मैं तो कहता हूँ आपके जो आप धन कमाते हो उसकी सबसे ज़्यादा खर्चा आपको अपने खाने पर करना चाहिए। बहुत बड़ी बात। हम क्या करते हैं, उधार की सुविधाओं पे खर्चते हैं। हम उन चीज़ों पे खर्च करते हैं जिनका मूल्य समय के साथ तेज़ी से कम होता है, चाहे आपकी कार हो, चाहे मकान हो, चाहे आपके जूते हों, आपके चश्मे हों। इनकी कीमत कम ही होनी है, उनकी समय के साथ कम होनी है। और आपकी हेल्थ यदि अच्छी रही तो वो सदा अप्रिशिएट होगी, समय के साथ उसकी कीमत बढ़नी है। अब ये प्रायोरिटी आपको है कि आप क्या पकड़ते हो, और जो इस प्रायोरिटी को पकड़ेगा वो ही जिंदगी का सार समझेगा।
प्राथमिकता आपको तय करनी या, है, आपको जीवन में क्या चाहिए। आप यदि उधार की चीज़ों पर जो है वो जीवन जी रहे हैं, ईएमआई पर ईएमआई का बोझ अपने आप पर डालते जा रहे हैं, तो आखिर मन कैसे खुश रह सकता है। ऐसे में डॉक्टर रामावतार शर्मा का फलसफा है कि जो कमा रहे हैं अच्छा खाइए, अच्छा खाइए, अच्छे से सोइए, नींद अच्छी हो, भोजन अच्छा हो, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। पुराने लोग तो ये भी कहा करते थे, और मेरे को तो ऋषि चारवाक का वो कथन याद आ गया, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अलग तरह का विचार है, इस पर पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन जीवन आनंद से जीना है। अच्छा कमाइए तो अच्छा खाइए। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि आज के दौर में जो नई पीढ़ी है वो पहले भागदौड़ करती है, बहुत शरीर का ध्यान नहीं रखते, भोजन का ध्यान नहीं रखते, केवल और केवल कमाई के पीछे भागते हैं, और फिर बहुत पैसा कमा लेते हैं, तब तक शरीर का इतना नुकसान कर लेते हैं कि जो कमाया है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा फिर दवाइयों पर खर्च कर देते हैं। तो दवाइयों पर खर्चा कम हो, अच्छा क्वालिटी फूड आप खाएं, क्वालिटी टाइम बिताएं। और डोपामीन की जब बात हो रही है तो इस चर्चा में डॉक्टर साहब मेरे को लगता है कि दुश्मन नंबर 1 जो है डोपामीन का, वो डिजिटल स्क्रीन है। क्या कहना चाहेंगे, या और फिर इसके बाद में बात करें तो? इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे हम नई पीढ़ी को दोष दे देते हैं कि साहब ये जो नई पीढ़ी है ये अपने डोपामीन को वेस्ट कर रही है, लेकिन इनका डोपामीन वेस्ट कौन करवा रहा है? हम पेरेंट्स कोई कम जिम्मेदार थोड़ी हैं। हम छोटे से बच्चे पर कितनी जिम्मेदारियां लाद देते हैं। छोटे से बच्चे को तेरे को क्लास में इतने मार्क्स लाने हैं, तेरे को आईआईटी करनी है, तेरे को अमेरिका जाना है, तेरे को पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे करने हैं, तेरे को इतना बड़ा पैकेज लेना है। बच्चा उस बात को जानता ही नहीं है। उस स्टेज में का बोझ डाल देते हैं, अपेक्षाओं का बोझ उस पर डाल देते हैं, तो उसमें वो बच्चा है वो तकलीफ पाता है। तो आपको पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों पर अननेसेसरी दबाव नहीं डालें। जो बच्चा है वो अच्छा है, और चेंज कब आ जाएगा आपको पता नहीं है। आज एक ब्रिलियंट बच्चा है, वो 5 साल बाद में हो सकता है वो डाउन साइड हो जाए, और जो बच्चा आज बॉटम पे है वो 15 साल बाद में कहीं टॉप पे नज़र आएगा। और फिर बॉटम और टॉप होती क्या है? यदि आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं है तो काहे की सफलता? और आप यदि अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके शरीर का और आपके मन का, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपको कौन सी सफलता चाहिए? कोई सफलता की आवश्यकता नहीं है। और ये जो भौतिकवादी सफलता है उसका महत्व थोड़ी है। महत्व वो है कि आपने कौन सी पगडंडी अपनी ज़िंदगी में ऐसी बनाई जिस पर कोई न कोई और चलने का साहस कर सके। तो आप यदि कोई पगडंडी बना के जाते हो ज़िंदगी के अंदर, तब तो कोई बात बनती है। अदरवाइज़ भौतिक चीज़ें इकट्ठी करो, चीज़ें समय के साथ नष्ट हो जाती हैं और आप यहाँ से गुम हो जाते हो। तो वो आपको प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है डॉक्टर रामावतार शर्मा जी ने कि आखिर सफलता असफलता के मायने क्या हैं, आपका जीवन किस तरीके का है, आपने क्या कोई नई राह बनाई, कोई नई पगडंडी बनाई। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। तो आप अपनी कोई नई राह बना रहे हैं, तब तो दुनिया आपको याद रखने वाली है, नहीं तो यहाँ तो अरबों जीव आ रहे हैं और अरबों जीव वापस भी जाते हैं, और इतनी बड़ी संख्या कौन किसको याद रखता है। आखिर आपने कुछ विशेष किया तो क्या किया। और इस पर मेरे को याद आ गई रश्मि रथी के 3 सर्ग की कुछ पंक्तियाँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जैसी भी परिस्थितियाँ हों उनमें प्रसन्न रहेंगे आप। चाहे भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए महाभारत में पांडवों का जो वनवास का समय था, अज्ञातवास था, किस तरह की जिजीविषा के साथ आप रहते हैं। और साथ में पेरेंट्स की भी बात डॉक्टर साहब ने कही, पेरेंट्स भी अपेक्षाओं पर अपेक्षाएं डालते जाते हैं छोटे छोटे बच्चों पर, और फिर जब कोटा फैक्ट्री से दुर्घटनाओं के समाचार आते हैं तो वो सोचने पर मजबूर करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ आप नहीं कर पाए उसे मत थोपिए आने वाली पीढ़ी पर, उसे मत डालिए ज़बरदस्ती आने वाली पीढ़ी पर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ हो। वो एक अच्छा फोटोग्राफर हो सकता है, वो बहुत अच्छा ओरेटर हो सकता है, वो बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ में यदि असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए।
हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए उससे कहीं कोई और अधिक अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी रखी हुई हो सकता है आपके लिए और कोई बड़े दरवाजे वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हों। क्या कहना चाहेंगे? समय की अपनी सीमा है। डॉक्टर रामावतार जी, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देख लिए, इसमें मैं ये और कहना चाहूँगा, आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज़ कराने के 2-3 और तरीके हैं। यदि आप स्ट्रेसफुल होते हैं या आपको लगता है कि मन अच्छा नहीं है, तो उसके लिए, या कोई मैं अच्छी तरह से विचार नहीं कर पा रहा हूँ, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तो एक तो एक्सरसाइज से डोपामिन ब्रेन से रिलीज़ होता है। तो नियमित यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। ये बहुत सारी स्टडीज भी कहती हैं कि मूड यदि गड़बड़ हो रहा है, स्ट्रेस में आ रहे हैं, तो थोड़ा उछल कूद कीजिए, खेल के मैदान में निकल जाइए। और एक होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठंडा पानी। आप ठंडे पानी से बात लेंगे तो तुरंत डोपामिन रिलीज होता है। एक बार तो आपको झुरझुरी लगेगी और उसके बाद में करीब वही थोड़ा सा आप नहा लिए तो फिर वही संजीव कुमार वाली बात हो जाएगी, पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तो वो डोपामिन रिलीज है एक्चुअल में। तो वो मतलब गीतकार ने बड़ी अच्छी चीज़ सोची थी, बड़ा अच्छी लाइन लिखी है। तो जो कोल्ड वाटर होता है वो डोपामिन आपको बड़ा तुरंत रिलीज करता है। फर्स्ट सेकंड आपको वो लोटा डालते हो या शार ऊपर लेते हो तो थोड़ी तकलीफ होती है, उसके बाद में डोपामिन अच्छा रिलीज कोल्ड वाटर से होता है। और एक्सरसाइज भी यदि आप माइल्ड एक्सरसाइज लगातार करते हो तो एक सर्टेन पीरियड के बाद में आप खुद महसूस करोगे कि आपकी इच्छा है कि आप हंसने लग जाओ, मन आपका प्रसन्न हो जाता है। वो जो होता है वो सारा आपके डोपामिन रिलीज की वजह से होता है। तो डोपामिन रिलीज होगा तो मन में उत्साह रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, और उसको रिलीज करने के बहुत सारे तरीके इस चर्चा में डॉक्टर रामावतार शर्मा जी ने हमारे साथ साझा किए हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने कही है सन एक्सपोजर की। आपको सूर्य की रोशनी वो आपके शरीर को मिलनी चाहिए बराबर, डाइट और आपका भोजन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वालिटी फूड ये बहुत ज़रूरी है। नित्य प्रति एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार करना हमारे यहाँ की परंपरा रही है, और सूर्य नमस्कार का मतलब केवल भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ा देना, अर्घ्य चढ़ा देना ही नहीं है। उसके साथ साथ 13 प्रकार के जो आसन होते हैं वो भी किए जाएं। और ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास 1000 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन किया करते थे। कारण हो गया ना, एक्सरसाइज हो गई और आपको इंफ्रारेड रेज मिल गई जी, ठीक है ना, और वो एक तरह का ना कंसंट्रेशन हो गई, एकाग्रता माइंडफुलनेस हो गई। तो तीनों चीज़ों ही आपको डोपामिन रिलीज करती है। तो वो एक्चुअल में एवरीथिंग जो हमारे शरीर में होता है वो केमिकल बेस्ड होता है। हमारा शरीर है ना केमिकल इलेक्ट्रिसिटी है, एक तो केमिकल एनर्जी है, उसी पे चलता है। पर आपने भी एक और बात जोरदार कह दी कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और अभी तो सर्दी का मौसम आ रहा है, धुड़धुड़ी छूटने वाली है। मैंने हफ्ते में 1-2 बार कहा रोजाना। तो थोड़ा सा सतर्कता के साथ, बहुत अधिक इतना ठंडा भी पानी नहीं हो कि आपको जुकाम लग जाए, लेकिन बहुत अधिक गर्म पानी से नहाना भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि यदि गर्म पानी आप सिर पर डालेंगे तो फिर बीमारियों को आप न्योता देने वाले हैं। वैसे भी नहाते समय जो मैं आपको राय देना चाहूँगा कि पानी आप पहले पैरों पे डालिए। सीधा सिर पे पानी डालने से क्या है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आती है। तो नहाने का आपको आनंद लेना है तो पहले पैरों पे पानी डालिए, तो उससे आपका जो टेम्परेचर बॉडी का जो है ना वो थोड़ा बेटर हो जाता है, तो आपको नहाने का प्लेजर आता है। और वाटर अगेन जो सूरज की तरह वाटर पे ही लाइफ बेस्ड है, तो पानी का भी आपके हार्मोनल और आपके जो न्यूरो मॉड्यूलेटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं, इनके रिलीज और इनको मेंटेन करने में पानी का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। निश्चित रूप से जिन पंच महाभूतों की बात होती है, जिन्हें भगवान कहा जाता है, भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, इन पंच महाभूतों की जब हम बात करते हैं तो इनका संतुलन, इनका संयोजन वो हमारे जीवन की खुशहाली के लिए बहुत आवश्यक है। वो चाहे पानी हो, चाहे सूर्य की रोशनी हो, या फिर हो मिट्टी का स्पर्श भी बहुत ज़रूरी है। तो डोपामिन की आज बात की हमने, डॉक्टर रामावतार शर्मा जी ने बहुत सारी नई और अद्भुत बातें हमारे समक्ष रखी। किस तरह से आप खुश रह सकते हैं, किस तरह से आप प्रसन्न रह सकते हैं, और साथ ही साथ घर परिवार में भी सुख शांति के लिए डोपामिन का बहुत बड़ा रोल है। तो अपने इस डोपामिन का दुरुपयोग मत कीजिए, इसको बचाइए, इसको सहेजिए और सही जगह पर इसका उपयोग कीजिए, और साथ ही साथ जीवन
जीवन में आनंदित रहिए और इसी आनंद के साथ में मैं ये भी कहूँगा कि बॉक्स एफएम के साथ जुड़े रहिए। अलग अलग तरह की चर्चाएं इस प्लेटफॉर्म पर आपको सुनने को मिलेंगी, अलग अलग तरह के गीत, संगीत, गाने आपको सुनने को मिलेंगे। तो अब डॉक्टर राम अवतार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्टूडियो में आए, बहुत जोरदार चर्चा आपके साथ हुई। फिर इस तरह से हम मिलते रहेंगे नए नए अतिथियों के साथ। आप सुनते रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।